नमस्कार। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की खास प्रोग्राम वेदांकन में मैं जयति मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको ध्यान होगा, क्योंकि हर एक एपिसोड, हर एक पॉडकास्ट के बाद में आपकी प्रतिक्रिया के तौर पर आपका ढेर सारा प्यार हम तक पहुंचता है, लेकिन वेदांकन में हम हर उस ग्रह की बात करते हैं जिसको लेकर के मन में आपके कई सवाल भी होंगे, कई जिज्ञासाएं भी होंगी और जानने की इच्छा भी होगी कि ग्रह किस तरह से किसी व्यक्ति की जिंदगी को प्रभावित करता है। और ये बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास दो शख्सियत और बेहद एक्सपर्ट अपने अपने इंडस्ट्री में। आपको उनसे रूबरू करवाऊं, उससे पहले आपको ये जानकारी भी दी, क्योंकि एस्ट्रो सागा के साथ मिलकर फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की कोशिश है एस्ट्रो सागा की उस ध्येय वाक्य पर आपको भी ले जाने के लिए जिसमें कहते हैं हर घर एस्ट्रोलॉजर, यानी कि हर घर एस्ट्रोलॉजर बना करके आपकी उन सभी समस्याओं, आपके सभी सवाल जिनका जवाब आप चाहते हैं, या फिर वैदिक ज्ञान के जरिए, ज्योतिष ज्ञान के जरिए आप भी अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, एस्ट्रो सागा के माध्यम से रीडिंग्स के जरिए, क्लासेस के जरिए आप उनके साथ जुड़कर अपने उस ज्ञान को भी डेवलप कर सकते हैं। बहरहाल आज के टॉपिक पर लौटते हैं। आज हम उस ग्रह की बात करने वाले हैं जिसे सबसे ज्यादा रहस्य ग्रह कहा जाता है, रहस्यात्मक ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि नाम सुनते ही लोगों के जहन में डर भी उठता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहु ग्रह की। और राहु ग्रह के क्या कारक है, किस तरह से उत्पत्ति हुई, किस तरह से प्रभाव है, ये सारा डिस्कशन हम करेंगे। तानिया शर्मा हमारे साथ मौजूद है, जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, लाइफ कोच है, लोगों को जानकारी देती है और आप में से कई लोगों की समस्याओं का समाधान तानिया करती आ रही है। मानसी कपूर महाना हमारे साथ में है। मानसी भी एक फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो रीडर है, लाइफ कोच है, मैनिफेस्टेशन एक्सपर्ट है और मानसी के साथ जुड़कर भी आपने कई अपनी समस्याओं को हल अब तक किया है। साथ ही साथ आप लगातार उनसे गाइडेंस भी लेते हैं। मानसी और तानिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहु ग्रह आज हमारा टॉपिक, और सबसे ज्यादा मिस्टीरियस मैं इसे कहूँ तो गलत शायद नहीं होगा, क्योंकि नाम सुनते ही डर भी लगता है और हर बार ये लगता है कि राहु है तो खराब ही होगा। लेकिन आगे पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि राहु के क्या अच्छे असर भी हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं। सबसे पहले तानिया आप बताइए, डिस्क्रिप्शन अगर हम लेना चाहें राहु ग्रह का, किस तरह से उत्पत्ति हुई, किस तरह के ट्रेड्स हैं, क्या गुण हैं, क्या लक्षण हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ राहु के बारे में। राहु को लेके एक बात कहते हैं कि जिसको राहु मारे उसको कौन तारे, और जिसको राहु तारे उसको कौन मारे। कलयुग का जो पूरा युग है ना, राहु से डोमिनेटिंग है। हम सब, एवरीबॉडी कहीं ना कहीं मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे हैं, हम इंस्टाग्राम पे हैं, व्हाट्सएप पे। ये सब क्या है? ये राहु है। राहु क्या है? राहु एक छाया ग्रह है, भ्रम है, इल्यूजन है। ये एक अटैचमेंट देता है, ये एक तरह का एक भ्रम देता है इंसान के मन में। ये जिस भी कुंडली के जिस भी हाउस में बैठेगा ना, आप उसकी तरह ऑब्सेस्ड हो जाओगे, उसके पीछे ही भागोगे, आपकी सारी एनर्जी उसी तरफ जाएगी। ये आपकी डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर है, एक ऐसी डिजायर जो आप लोगों को बता नहीं सकते, छिपा के रखते हैं। अगर आपकी लाइफ का पर्पस और आपकी डिजायर मिल रही है तब तो राहु बहुत पॉजिटिव है। अगर आपकी डिजायर अलग है और आपका लाइफ की जो रियलिटी अलग है ना, तो राहु आपके माइंड में इतना ज्यादा इफेक्ट देगा कि आप उस डिजायर के पीछे भागते रहोगे और आप रियलिटी में जी नहीं पाओगे। यानी आप ऐसी जगह पे अटक जाओगे जहाँ ना इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो। असलियत से दूर ले जाने वाला एक ग्रह, मतलब आपके माइंड में ऐसा क्रिएट कर देगा, ये आपको लगेगा जो मैं सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, बाकी जो दुनिया है वो बिल्कुल अलग है। राहु दिखता अलग है और दिखाता अलग है। ये एक तरह से बहरूपिया है, रहस्यमयी, जैसे आपने बोला मिस्टीरियस, इस तरह की एनर्जी है। राहु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा ना, उसको मल्टीप्लाई करता है, उसके एनर्जीज को। शुक्र के साथ बैठा, उसके एनर्जी को मल्टीप्लाई किया। जैसे जितने भी हमारी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड में जो काम करते हैं ना, उनका शुक्र बहुत अच्छा होता है। पर अगर उनका वीनस के साथ में, अगर शुक्र के साथ में राहु आ गया ना, तो आप देखोगे वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि उस एनर्जीज को उसने बढ़ा दिया। चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो सेकेंडरी मैटर है। राहु क्या करता है? अचानक से देता है, जो भी देगा अचानक से देगा। राहु का सिर्फ हेड होता है। जो स्टोरी आती है, हमने देखा है कि समुद्र मंथन से की बात से स्टोरी है, जिसमें राहु और केतु दो प्लैनेट बने। तो उसमें क्या, राहु का सिर्फ हेड होता है, तो ये क्या चीजों को सिर्फ भोग रहा है पर इंटीग्रेट नहीं कर पाता। भोगेगा, इंटीग्रेशन नहीं है, नीचे का पार्ट नहीं है। तो ऐसे में कहा जाता है जब राहु आपकी दशा अंतर्दशा में आता है ना, तो आपको पैसा देगा, पर जैसे ये जाएगा वो पैसा लेके चला जाएगा। तो इसमें हमें अलग कहते हैं ना, इस टाइम में हमें गुरु की जरूरत होती है या दूसरे प्लैनेट्स की जरूरत होती है टू इंटीग्रेट दैट थिंग। इस तरह से राहु काम करता है। राहु जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, जुआ, सट्टा, यानी इसको जो भी चीज करनी है ना, एकदम क्विक करनी है, फटाफट। वेट नहीं है, पेशेंस नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है? राहु जिसका अच्छा है ना, वो मास्टर ऑफ इंट्यूशन है।
इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड होने करेजियस वाली चीजों का पहले से आभास हो जाता है। तो जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस करते हैं कि हर प्लैनेट के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ट्रेस है, बट हाँ राहु को लेके हम लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि हमको एक्चुअली पता नहीं राहु है क्या। भ्रम ज्यादा है ना तो रियलिटी है नहीं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये माइंड को हीट करता है, आपका दिमाग खराब कर देता है, आपको लगता है मैं जीऊंगा कैसे, वो वाली कंडीशन पैदा कर देता है। कहते हैं ना राहु एक तरफ बाकी सारे प्लैनेट्स एक तरफ, इस तरह की एनर्जी है। बाकी न्यूमरोलॉजी में मैम आपको बताएंगे। बिल्कुल, आपने काफी कुछ समझाया उसके बारे में, क्योंकि एक टैबू भी है कि राहु अगर किसी के साथ है तो लोग खुद ही अपने आप को बड़ा पीछे समझने लगते हैं, उनको लगता है कि अब तो जिंदगी में कुछ पॉसिबल नहीं है, और राहु वो एक तरीके का सर पे हवा हो गया राहु करके। लेकिन नंबर्स और अगर कैरेक्टर के बारे में बात करें, बिहेवियर के बारे में बात करें मानसी, तो इससे कैसे डिफाइन आप करेंगे कैरेक्टर्स के साथ जोड़कर राहु प्लैनेट को और नंबर्स और उसके बिहेवियर के साथ? तो राहु रहेगा तो वही जो मैम ने बताया, लेकिन अगर नंबर से हमें जज करना है तो राहु हमेशा 4 नंबर पे आता है। 4, 13, 21, ये आपके जो भी नंबर्स है, ये 31, ये सारे राहु को डिनोट करते हैं। अब क्या है ना, जैसे हमने बात की सिर्फ माइंड चलाता है, तो कई बार माइंड ही उनका दुश्मन बन जाता है, उनको गलत रास्तों पे ले जाता है, और ये बहुत ज्यादा अपने में रहने वाले इल्यूजन जो भी था, तो उसमें मुझे इनके लिए एक लाइन समझ में आती है। एक्चुअली क्या होता है, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। क्या है ना, दिमाग से बात आई और मुंह से निकल गई, ये नहीं पता कि सही है कि गलत है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और रूड होने में एक बहुत थिन लाइन है। तो वो क्या है ना, वो दिल वाला बंदा समझ सकता है। ऐसा नहीं है दिल नहीं है, धड़ तो है, वो तो राक्षस का कटा था तो वो राहु बन गए, लेकिन क्या है ना, दिल तक बात नहीं पहुंचती है इनकी, बोल देते हैं, चाहे बाद में रिग्रेट करते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। तो क्या है इनके लिए जो लाइन मुझे लगती है ना, कि मैं हद में और खुद में रहता हूँ, लेकिन लोग उसको गुरूर समझ लेते हैं। और एक्चुअली में आप देखोगे ना, लोग कहते हैं मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बट दे डोंट नो कि पीठ पीछे जब आप चले जाते हो लोग क्या बोलते हैं, यार इसने ऐसे बोल दिया, इसको ये नहीं पता इसने क्या बोला। सो दिस इज व्हाट दे नीड टू प्लान। ये बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं, जिसका राहु बहुत अच्छा है ना, आप उसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में देखोगे। ओसीडीज होते हैं ना जो, एक्चुअली में तो वो ज्यादातर मुझे लगता है कि मुझे एक भी चीज यहाँ से वहां अगर कोई किसी अपनी जगह से दूर जाएगी तो मेरा फिर दिमाग पूरा उसी दिन उसी, और आप देखो वो राहु खराब कर देता है। शायद आप उसी पे रहोगे जब तक वो चीज ठीक नहीं होगी, आपके आसपास की और कुछ भी चीज होगी ना, आपको मैटर नहीं करेगी। सो दिस इज कहीं ना कहीं आपको भी लगता होगा कि गलत है। थोड़ा गलत है आसपास के लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें वो चीज एक कि बस कर जल्दी हो जाएगा, इट्स फाइन। तो कई बार क्या होता है, हम एक ही चीज पे अटक के रह जाते हैं, हमें ये नहीं पता कि उस समय क्या इम्पोर्टेंट है, क्या वो इम्पोर्टेंट भी है कि नहीं है। अच्छा, टेक सेवी बहुत होते हैं आजकल। और आपको एक बात बताती हूँ, जो भी हमारे घर में या कहीं पे भी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब राहु है। जितने आपके घर में ये खराब रहेंगे उतना आपका राहु इफेक्टेड रहेगा। तो कहते हैं ना, फोन खराब हुआ चेंज कर लो, नया ले लो, बल्ब खराब है चेंज कर दो, बंद घड़ियां, ये सब राहु है। राहु जितना खराब रहेगा आप लोग उतने खराब रहोगे, राहु जितना अच्छा रहेगा उतने ही, जैसे मैम ने बताया कि एनर्जीज डबल ट्रिपल हो जाती हैं। और नंबर्स के साथ भी हम आगे बात करेंगे कि कैसे कॉम्बिनेशंस के साथ ये हमें बताता है कि किस किस को क्या क्या करना चाहिए और कैसे उनके फैक्टर्स रहते हैं। बाकी तो पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे होते हैं। आप देखेंगे ना, रहस्य में ये मिस्टीरियस है, तो पॉलिटिशियंस को आप नहीं जान पाओगे कैसे बिल्कुल डिप्लोमेटिक है प्लैनेट, कब कहाँ कैसे दिखता है वैसा होता नहीं है ना, बहुत अलग लेवल की एनर्जीज होती है, इसको कैच कर पाना बहुत मुश्किल है। बट अगर इसको स्टेबल कर लिया ना तो राहु आपको एक दिन में दे देता है। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि राहु को अगर साधना एक वर्ड होता है कि किसी भी ग्रह को आप साध लीजिए, आप उसके पीछे इतनी तपस्या कीजिए या फिर जो भी कर्म है आप उस दिशा में कीजिए तो वो सध जाता है। लेकिन राहु को कोई साधे कैसे, अगर राहु खराब है या फिर राहु है ही नहीं कुंडली में, लेकिन किसी का मन हो गया कि नहीं यार ये मिस्टीरियस है और ये जो ट्रेड्स है ये मेरे जिंदगी से मैच खाते हैं या फिर आगे मुझे ले जा सकते हैं, अगर कोई उसी दिशा में कोशिश करे तो क्या ये पॉसिबल है? फिर बिल्कुल है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या, पहली बात तो ये देखो आपकी कुंडली में राहु बैठा कहाँ पे है। देखो कोई भी प्लैनेट बैठा है उसकी एनर्जी तब आपके साथ एक्टिवेट होगी जब उसकी दशा अंतरदशा आएगी। आपकी कुंडली में देखोगे ना, एक प्लैनेट हमेशा डोमिनेट करता है आपकी कुंडली को, वो आपको देखना पड़ेगा कि राहु से डोमिनेटिंग हो, किससे डोमिनेटिंग हो। सपोज आप राहु से डोमिनेटिंग हो तो आपको साधना कैसे, सबसे पहले उसको क्रक्स को समझो, वो कौन से हाउस में। सपोज वो 10th हाउस में बैठा है आपका राहु, तो आप ऑब्सेस्ड होगे अपने कर्म को लेके, आपको सिर्फ अपना प्रोफेशन दिखेगा, उसमें आप
आप क्या गलत क्या सही आप नहीं देखोगे, आप उसके एनर्जी को कैसे बैलेंस करोगे। आपको पता है कि यार मुझे राहु से पैसा मिलेगा, मुझे मेरे करियर में ग्रोथ मिलेगी, बट उसके बाद में वो नीचे भी लेके आता है, वो ऊपर भी लेके जाएगा तो नीचे भी लेके जाएगा। तो उसके साथ में आपको कुछ ना कुछ चीजें उसके साथ एडजस्ट करने की, आपको उसको अपने माइंड पे हावी नहीं होने देना, ईगो नहीं आना, अग्रेशन नहीं आना, इम्पल्सिवनेस नहीं आनी चाहिए। क्योंकि ये लोग पता है कि 10th हाउस में जब राहु आता है ना तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बनते हैं, बहुत अच्छे लीडर्स बनते हैं, बट कहते हैं ना ऊपर जाने के बाद में आप में घमंड आ गया, ईगो आ गया तो आप नीचे भी आ जाओगे। तो वो चीज नहीं आनी चाहिए। वहां पे आप थोड़ा सा जुपिटर की हेल्प ले लो, तो वहां पे क्या आप चीजों को बैलेंस कर पाते हो। यानी आपको थोड़ा जमीन से स्टेबल रहना है, आपको जमीन से जुड़ के रहना है। अगर आप उस एनर्जी में रहोगे तो बिल्कुल, बट सबसे इम्पोर्टेंट आप ये देखोगे राहु है कहाँ पे, आपके किस जगह पे बैठा है, वहां से आप कर सकते हो काम। तो आप जो दशा है घर की, आपकी आपकी कुंडली की दशा, उसके हिसाब से आप एग्जामाइन कर सकते हो और फिर आप आगे के जो आप एक्सपर्ट्स के पास जाके उस चीज को प्लान कर सकते हो। लेकिन मानसी, हम लकी और स्ट्रगलिंग जो कॉम्बिनेशंस है राहु से जुड़े हुए, अगर उसकी बात करें तो वो कौन से लकी नंबर्स और जो स्ट्रगल कर रहे हैं नंबर्स राहु के साथ में वो? तो सबसे पहले मैं स्ट्रगलिंग नंबर्स बताती हूँ। तो आपका रहेगा 2, 4, 8 एंड 9। ये राहु के किसी भी कॉम्बिनेशन, मतलब कि अगर आपका मूलांक 4 है या इवन भाग्यांक, तो वो क्या होगा ना, आपको स्ट्रगल देगा। ठीक है। अब इसी कॉम्बिनेशन में अगर हम 4 और 2 को लेते हैं तो बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रहती है। इमोशंस है ना, साथ ही इमोशंस भी आ रहे हैं और दिमाग भी है। अब दोनों का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा, दिमाग कुछ कह रहा है, इमोशंस कहीं और जा रहे हैं। उसके बाद 4 और 4, ये लोग बहुत अच्छे लॉ कर सकते हैं, लॉ में बहुत अच्छा करते हैं। 4, 8 आ जाता है, 4, 9 आ जाता है। 4, 8 वाले भी लॉ में बहुत अच्छा करते हैं, बट बहुत स्ट्रगल रहता है। 4, 9 वाले के एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, एंड प्लस लॉ में तो अच्छे होते हैं, स्ट्रगल भी होता है, लेकिन एक्सीडेंट्स प्रोन होते हैं क्योंकि मंगल आ जाता है साथ में। मंगल सर्जरीज वगैरह, एक्सीडेंट्स ही बहुत कराता है। दिमाग कहीं और होता है, चला कहीं और रहे, तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। अब इसी के साथ मैं 4, 1 का लूं, जैसे मैंने आपसे बात किया कि पॉलिटिशियंस, तो वही है, 4 है, दिमाग तो है ही, साथ ही साथ आफ्टर 35 और 40 इयर्स के एज के बाद सन आ जाता है, 1 नंबर भाग्यांक, सूर्य आ जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज भी आ गई, दिमाग है तो पॉलिटिक्स में आ जाता है इंसान। तो ये काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है। 4, 7, जैसे मैम ने आपको शुरू में बताया था, इंट्यूशन। अब इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के साथ स्पिरिचुअल नंबर, केतु, राहु केतु साथ आ गए, सोचो कि पूरी बॉडी इकट्ठी हो गई तो पावर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो ऐसे लोग अकल्ट में जाते हैं, अकल्ट साइंसेस में जाते हैं, इनकी इंट्यूशन पावर्स और ये सब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अब हमारे साथ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कॉम्बिनेशंस देख लिए, बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें अपने ऊपर बहुत प्रैक्टिस करनी होती है। जो आपने साधना बोली है ना, दिमाग को शांत करना आज के टाइम में सबसे बड़ी साधना है, एंड दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। अब तान्या, क्योंकि हम बात कर रहे हैं राहु की, तो अलग अलग राशियों का भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी हो जाता है। हर एक राशि, जितनी भी 12 राशियां, उनमें अलग अलग प्रभाव जातकों पर होता होगा। तो शुरुआत करते हैं राशियों के साथ में कि राशियों पर राहु का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले मेष और वृष राशि पर राहु ग्रह किस तरह से प्रभाव छोड़ता है, अच्छा बुरा सब तरीके से? देखो, अगर मेष राशि में राहु है, ये मंगल की राशि है, ये राशि है अग्नि तत्व की, और यहाँ पे वायु तत्व राहु आ गया तो एनर्जीज को बहुत बढ़ा देगा। तो ऐसे लोगों में ईगो, अग्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई चीज सोच ली ना, वो करना ही करना है, किसी की नहीं सुनेंगे। बहुत डायरेक्ट अप्रोच रहती है इनकी कोई भी काम को लेके, कि मतलब ऐसा नहीं कि घुमाना है फिर आना या डिप्लोमेसी, नहीं, जो करना है डायरेक्टली अप्रोच करेंगे। दूसरा, इनको हमेशा क्या लगता है, जो मैं सोच रहा हूँ वो एकदम सही है, बाकी दुनिया बेवकूफ है, ये ओवर कॉन्फिडेंस देता है। तो ऐसे लोगों के लिए एक चीज कहूंगी, आपको जमीन पे बैठ के खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप जमीन पे बैठोगे आपकी एनर्जी स्टेबल होगी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी, स्पेशली मेष राशि में अगर राहु है, आप ट्राई करो, आप लगातार दिन में एक बार नीचे बैठो, आपकी एनर्जी थोड़ी बैलेंस होगी। तो कहते हैं ना, हवा में उड़ने वाले लोग थोड़े नीचे आ जाते हैं, धरातल पे लेके आता है ये। अब बात करते हैं वृष राशि की, यहाँ पे राहु बहुत स्टेबल है, क्योंकि ये आ गई आपकी अर्थ एलिमेंट की राशि, शुक्र की राशि। तो ये क्या होता है ना, ऐसे लोग पैसा बहुत अच्छे से कमाना जानते हैं, और ये लोग क्या सोचते हैं, ऐसी ट्रिक्स निकालते हैं जहां से शॉर्टकट में पैसा आ जाए। कुछ ना कुछ ऐसा काम करेंगे जहां से फटाफट पैसा आ जाए। पैसा को लेके थोड़ा सोचते भी ज्यादा है ये लोग। इस तरह के होते ना कि इनको थोड़ा टेस्ट को लेके भी थोड़ा ऑथेंटिक होते हैं, कि यार मुझे अच्छे से खाना खाना है, मुझे कुछ अच्छा सा खाना खाना है, कुछ डिफरेंट करना है। चूजी बहुत होते हैं, ब्यूटी की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं। आप ऐसे लोगों के घर में देखोगे ना, ये एंटीक आइटम्स को बहुत रखते हैं। ऐसा लगेगा कि ना घर को सजाना भी ना बहुत डिफरेंट तरीके से, ऐसे लगता है ना कि जैसे आज के किसी इंसान के जैसे घर भी सुंदर रखना है, पैसा भी जल्दी कमाना है, शॉर्टकट भी चाहिए, काम भी कम करना है, सबका होता है। बट यहाँ पे राहु अच्छा देता है, पैसा तो डेफिनेटली देगा यहाँ पे राहु, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र के साथ में जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, राहु का बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। तो यहाँ पे अच्छी चीज है, और राहु की कहीं ना कहीं एनर्जी भी यहाँ बैलेंस होती है। तो ऐसे लोग ना सोच समझ के ही पैसा इन्वेस्ट
इन्वेस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है हवाओं में चलता है, नहीं, थोड़ा स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे राहु बहुत अच्छा देता है, हाथ का कंट्रोल भी राहु थोड़ा के सा पास। कंट्रोल रहता है राहु पे। ठीक है, तो मेष और वृष राशि की बात तो आपसे की, आगे मिथुन और कर्क पर भी हम पहुंचेंगे, लेकिन मानसी, क्योंकि हम राशियों की बात कर रहे हैं और अगर नंबर वाइज हम इसे एक बार जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें, मेष और वृष का बताया तान्या ने, आप 1 और 2 नंबर का क्या कॉम्बिनेशन रहता है, जरा वो बता दीजिए। 1 और 2 नंबर 1 और 2 जैसे हमने बात करी, एक के साथ तो वो पॉलिटिक्स में ही बहुत जाएगा, अच्छा, क्योंकि और सन की सन एंट्रेंस के हो साथ जाती है। एनर्जीज हो जाती है। और इसमें क्या होता है ना, ये जो 1 और 2 बोल रहे हैं, ये हमारा मूलांक और भाग्यांक का सिस्टम हाँ। रहता है। तो वो 35 इयर्स एज से पहले पूरा राहु का रहेगा सिस्टम उनका, बिल्कुल प्लान्ड ऑर्गेनाइज्ड, अपने काम को ना सेट कर लेते हैं। सो आफ्टर दैट एज ऑफ 35 और 40 वो फिर अपनी फील्ड को बिल्कुल स्टेबल कर लेते हैं। अब जैसे उन्होंने पॉलिटिक्स में जाना ही था, लेकिन 30 से 35 साल में वो स्टेबल रहेंगे क्योंकि दिमाग से काम करेंगे। अब आ जाती है ईगो, कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, इल्यूजन्स हट जाती हैं, तो स्टेबिलिटी आ जाती है। ऐसे ही 2 वालों के साथ हो गया। 2 अगर आ गया, मदरली फीलिंग है, इंसान शायद हो सकता है किसी टीचिंग में हो, किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पे वो अपने आप को स्टेबल रखते हैं, तो बहुत अच्छा नंबर नहीं है, स्ट्रगल ज्यादा आती है 4 और 2 में। तो इसी के साथ लकी नंबर्स की अगर हमने बात करनी है, तो बाकी ये 4, 8, 2, 9 को हाँ, छोड़ उस के पर इनके आगे बात सारे करेंगे। फर्स्ट और सेकंड का आपने बता दिया है, इसके बाद में मिथुन और कर्क। तान्या, अगर इसे समझने की कोशिश करें, मिथुन राशि पर कैसा प्रभाव छोड़ता है राहु, और इसके बाद में कर्क राशि पर कैसा प्रभाव मिथुन छोड़ता है? राशि जो होती है ना, कम्युनिकेशन की राशि होती है, तो यहाँ पे जब भी राहु आएंगे ना, तो ये लोगों को कन्विंस बहुत अच्छे से कर लेंगे। अगर ये बोलने में आते ना, 1 मिनट में अपनी बात मनवा लेते हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मिथुन राशि होती है, उसको नारद मुनि कहते हैं ना, बातों को इधर से उधर फैलाना, घुमाना। तो ऐसे लोगों को देखा डेटा कि ट्रांसफर काइंड ऑफ दैट। Modern तो data। जब भी राहु यहाँ आते हैं ना, तो बातों को बड़ा तोड़ मरोड़ के हाँ। पेश करते हैं। जैसे स्पेशली हम बोले तो न्यूज एंकर्स होते हैं, ये कॉन्स्पिरेसी वाली न्यूज ज्यादा हाँ एक्चुअली जब आप देखोगे ना, मेजरली जो स्पेशली ऐसे कंटेंट बनाते हैं कॉन्स्पिरेसी वाले, जो ऐसे शो viewers को व्यूअर्स को attract अट्रैक्ट करना है। करते हैं, तो लोग इनसे अट्रैक्ट भी होते हैं बहुत ज्यादा, और लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे उन लोग मानेंगे नहीं, लोगों को लगेगा नहीं जो बोल रहा है सही बोल रहा है, ये कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। तो इस तरह की अप्रोच इनकी रहती है। अब बात करते हैं कर्क राशि की, ये है राशि इमोशंस की, और यहाँ पे राहु आके तो इमोशन लेवल को ये मल्टीप्लाई कर देगा, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इमोशन इनके। आप इनकी बातों बातों में देखोगे नहीं, जब देखो जब रोते रहेंगे। आप थोड़ा सा इनके पास जाके बैठोगे ना, इनका वो पुरानी चीजों को लेके रोना स्टार्ट हो जाता और है, ऐसे लोगों से लोग फिर दूर दूर जाते हैं। होते हैं। इनको पता है सबसे इनके पास सबसे अच्छी चीज होती है कि इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, क्रिएटिव बहुत अच्छे होते हैं। बट क्या होता है, एक टाइम में इतना ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं ना, कि इनका माइंड सिर्फ लगता है कि मैं ही दुखी हूँ, मेरे साथ ही सब कुछ खराब हो रहा है, मैं ही परेशान हूँ। इनके लिए स्पेशली कहते हैं कि इनको रोज शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए, ताकि इमोशन लेवल इनका कंट्रोल हो और क्रिएटिविटी पे काम कर सके। तो इस तरह के ट्रेट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मानसी, 3rd और 4th का अगर हम जिक्र करें, मूलांक और भाग्यांक से जोड़कर दोनों जो भी आप समझा पाए, 3rd और 4th नंबर। 3rd आ जाता है हमारा गुरु का, तो 4 है दिमाग है, उसके बाद फिर ज्ञान के दौर, ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं ऐसे लोग। दिमाग तो होता ही है लोगों को, मतलब कि टीचिंग में चले जाते हैं, टेक्निकल कुछ ऐसी फील्ड्स में चले जाते हैं जहाँ पे इनको पढ़ाना अच्छा लगता है, अकल्ट में चले जाते हैं क्योंकि ज्ञान गुरु सब वो इसमें आ जाते हैं। 4 और 4 का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा वाला स्ट्रगल है, क्योंकि सारी उम्र बस दिमाग ही दौड़ता रहता है। और 4, 2 और 4 के कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इन लोगों में आप ज्यादा डिप्रेशन की परेशानियां देख सकते हो, क्योंकि 4, 2 एंड 4, 4 के कॉम्बिनेशंस, इनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो जाता है। बिल्कुल सारी उम्र अगर आपका दिमाग चलता रहेगा, उसको बिल्कुल भी ब्रेक नहीं मिलेगा या स्टॉपेज नहीं मिलेगी, तो आप लोग एंजाइटी इश्यूज, डिप्रेशन की तौर बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे लोग, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी स्टेबिलिटी को, जब तक गाइडेंस ना हो गया किसी गुरु का ज्ञान, जिंदगी भर ब्लिस और पीस वाला फैक्टर सर्च बिल्कुल करते ढूंढते ही रहते हैं अपने आप को कि क्या करना है, कहाँ जाना है। इनको अपनी शायद मंजिल ना बहुत टाइम तक नहीं मिल पाती है। कैसे मिलेगी वो भी जानेंगे आपसे जी। कि क्या किया जाएगा वो लास्ट में। लेकिन सिंह और कन्या, तान्या, सिंह और कन्या राशि किस तरह से देखती है राहु को, कितना प्रभाव पाती है, क्या लक्षण राहु के इस राशि? सिंह राशि होती है सूर्य की राशि। अब यहाँ पे राहु आ गया तो एज ए लीडर की तरह ही काम करेगा। कहते हैं कि ये लोग ना बॉर्न से ही राजा होते हैं। ऐसा नहीं कि वो पैसे वाले की फैमिली में करेंगे,
बॉन्ड लेंगे, पर जहाँ पे भी इनका बर्थ होगा ना, वहाँ पे एक एटीट्यूड होता है इनमें कि यार मैं यहाँ का राजा हूँ, उस तरह की इनकी क्वालिटीज होती है। इन लोगों को ना हमेशा शौक होता है एक्सपेंसिव गिफ्ट्स खरीदने का और देने का भी। खरीदेंगे, लोगों को देंगे ताकि लोग उनको अप्रिशिएट करें, वाहवाही करें, क्योंकि इनको थोड़ा अप्रिशिएशन चाहिए यहाँ पे। लोग इनको जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, आप कई बार देखोगे ना, आप कहीं भी ऑफिस में जाते हो एक डिफरेंट सी चेयर मिलेगी आपको, ये ऐसे लोग होते हैं। राहु इन लियो में होता है ना, जब भी आप घर में एक डिफरेंट सी चेयर मिलेगी, क्योंकि इनको लगता है यार ये मेरी एटीट्यूड के साथ, मेरी पर्सनालिटी के साथ सेट हो रहा है। ऐसे लोग ना बड़ी बड़ी सोसाइटीज में एज ए सेक्रेटरी या इस तरह के काम करते हैं, और ऐसे में लोग पैसा खर्च करने से भी डरते नहीं। इनको लगता है यार मुझे बस पोजीशन दे दो आप, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पैसा खर्च कर दूंगा। मैम ये पॉलिटिक्स में नहीं आ जाएगा, जैसे लियो भी आ गया साथ ही, इस तरह की एनर्जीज होती है। इनको एक हाई लेवल लीडरशिप वाली क्वालिटीज बहुत होती है, थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, वॉइस पे भी इनके दम बहुत है, बोलने में, और लोग इनको मानते बहुत है। इनको लगता है कि यार ये बंदा ना हमारी चीजों को लीड करके चलेगा, इस तरह की अप्रोच होती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में जब भी राहु आएगा ना, क्योंकि ये एनालिटिकल की राशि है, एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं, तो ये बाल की खाल निकालेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई किसी भी काम में, तो ये जब तक उसके डीप में नहीं जाएंगे, उसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तब तक ये शांत नहीं बैठेंगे। इनका मन ऐसा रहेगा कि यार वहां पे एक प्रॉब्लम है ना, तो इनका माइंड वहीं रहेगा कि यार वो अब तक सॉल्व नहीं हो रही है, अब तक सॉल्व नहीं हो रही। अब जब सॉल्व हो जाएगी तब सेकंड, चलो अब नेक्स्ट क्या करना है, इस तरह की अप्रोच रहती है। बट हाँ, डीप है, प्रोफेशनलिज्म में बहुत अच्छा काम करते हैं ये लोग यहाँ पे। मानसी, फोर्थ और थर्ड और फोर्थ की बात हमने की, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये नंबर किस तरह से इफेक्ट होता है राहु का? तो फिफ्थ हो जाता है हमारा बुध, मरकरी, और सिक्स हो जाता है हमारा वीनस। तो जिसके साथ भी जिसका कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपको उसी के हिसाब से रिजल्ट्स देगा। तो 4 का हो गया, अब 5 आ जाएगा तो मतलब कि स्टेबिलिटी आ जाती है। वो कोई भी काम करे, किसी रिसर्च फील्ड में है, किसी ऐसे काम में है जहां दिमाग की जरूरत है, बट वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि मरकरी क्या है, दिमाग चलाता है और स्टेबल कर देता है, कॉन्फिडेंट रखता है इंसान को। 6 लग्जरी वाले लोग, इनको ज्यादातर ना ब्रांड्स अट्रैक्ट करते हैं, मीडिया अट्रैक्ट करती है। आप मीडिया के काफी लोगों को देखोगे जिसका 4 और 6 का कॉम्बिनेशन, या ग्लैमरस वर्ल्ड, तो वो वीनस देता है कि मतलब आफ्टर द एज, एक सर्टेन एज के बाद ये इस चीज पे खिंचते हैं। या कई बार एंकर्स वगैरह भी इसी में बहुत अच्छी पोजीशन लेते हैं जब वो इनका वीनस स्टार्ट होता है राहु के साथ। जैसे मैम ने शुरू में भी बोला था, बॉलीवुड वगैरह में वीनस और राहु का डबल कॉम्बिनेशन इफेक्ट, बहुत डबल इफेक्ट करता है, स्टारडम मिल जाता है बेसिकली, लाइमलाइट में आ जाते हैं लाइमलाइट लोग। में आ जाता है। अच्छा तानिया, तुला और वृश्चिक राशि, अगर बात इस पर करें राहु के प्रभाव की, तो तुला राशि रिलेशनशिप की राशि होती है, तो ये रिलेशनशिप में बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं। इनको पता अपने पार्टनर को कैसे रखना है, कैसे खुश रखना है, तो मैनेज कर लेते हैं। अपनी हिडन चीजें बाहर नहीं आने देती, कोशिश करते हैं कि हमारे जो भी चीजें हमारे तक रहे, पार्टनर खुश रहे। बट ये ऐसे होते हैं एक्चुअली, पता है इनके साथ ये चीज होती है, अगर ये अपने पार्टनर को चीट करते हैं ना, कहते हैं, मैंने कई बार कुंडली में देखा है कि जिनका भी राहु तुला में आ रहा है और इन्होंने अपने पार्टनर को चीट किया, तो उसके बाद जो उनको लेसन मिलता है ना, वो उनकी लाइफ में एकदम ट्रांसफॉर्मेशन की तरह आता है, कर्मा। तो ये कहते हैं कि स्पेशली अगर आपका तुला राशि में राहु, तो प्लीज आप अपने पार्टनर को चीट मत करो। एक तरह से रेमेडी की तरह काम लेते हैं कि आप ऐसा मत करो, वरना आपकी लाइफ में ऐसा चेंज आएगा, सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। बट हाँ, ऑल वेल, सारी प्लैनेट्स की एनर्जीज होती है, वो आती है। अब आप उसको कैसे डील करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। बिजनेस में बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप में चीजों में ये लोग बहुत एक तरह से कोलैबोरेशन का काम बहुत अच्छा करते हैं। एज ए मीडियोकर ये बहुत अच्छा काम करते हैं, बड़े बड़े हाउसेस के साथ में कोलैबोरेट करना, उनके साथ काम करना, इस तरह की इनकी पॉजिटिव अप्रोच रहती है। अब आते हैं, बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियन की। ये लोग बहुत ज्यादा तंत्र मंत्र में रहते हैं। अब यहाँ पे राहु अगर पॉजिटिव है तो डेफिनेटली सात्विक तंत्र, रासिक तंत्र में लोग जाते हैं। वैसे में विद्याओं में इनका रुझान ज्यादा रहता है कि मुझे सीखना है, ये क्या होता है, इस तरह की एनर्जीज होती है। पर अगर राहु यहाँ पे नेगेटिव हो गया ना, तो ये तामसिक तंत्र की तरफ ज्यादा झुकाव रहता है। इनका नेगेटिव कंटेंट, नेगेटिव चीजें सीखना, देखना, इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहती है। इनको लगता है ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये घूमने भी जाते हैं तो ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं जाते, कि नहीं मुझे कुछ अलग ही डिस्कवर करना है, रिसर्च की राशि है, तो कुछ अलग ही हाँ। डिस्कवर करना है। मैक्सिमम मैंने देखा कि यहाँ पे जब भी राहु आता है ना, तो आपका अकल्ट फील्ड की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रहता है। और ऐसा में बोलते हैं कि अगर आप तामसिक तरफ नहीं जाओ, इसके लिए आप माँ दुर्गा की उपासना करो, ताकि आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगे, क्योंकि राहु आपको नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा ही करेगा। मानसी, 7, 8 और 9, इन तीनों नंबर्स पर अगर हम बात करें राहु ग्रह से जुड़कर, तो कैसे? तो 7 आ जाता है हमारा केतु। जैसे हमने बात करी, राहु केतु इकट्ठे हो गए, स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज्यादा, अकल्ट में बहुत ज्यादा जाते हैं। दिमाग हो गया, दिल से सोच रहे हैं, बहुत अच्छे हीलर्स बनते हैं, अकल्ट में मास्टर्स बनते हैं। और ऐसे ही फील्ड्स में आपको दिखेंगे, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो में, या
किसी भी ऐसी फील्ड में टीचिंग करते हुए। 4 और 8 की बात करूं तो फिर से वही है, लॉ में बहुत अच्छे हैं लेकिन स्ट्रगल रहेगा। शनि साथ आ गया, 8 नंबर शनि है, दिमाग दिमाग कहीं पे भी ले जा रहा है। शनि को जस्टिस चाहिए, शनि को तो सिर्फ वही चाहिए जहाँ पे अच्छा चल रहा है या सही है। 9 के साथ देखूं तो मंगल ग्रह आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रगल रहेगा, फूड का बिजनेस भी अच्छा रहेगा, या डॉक्टर्स भी देख सकते हैं आप ऐसे। लेकिन अगेन अच्छा डॉक्टर्स है तो सर्जरीज वो तो करेंगे, तो वो 9 के साथ आता है तो बट ऑब्वियस है, बट इनको खुद भी एक्सीडेंट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अच्छा मैम, मैं आपसे जैसे आप बता रहे थे, ये क्या होता है ना जयती जी, लोग ज्यादातर खराब होने के बाद पहुंचते हैं, ये हर चीज की है ना, परेशानी, हर जैसे चीज बिगाड़ के डॉक्टर्स के पहुंचती साथ। तो इसीलिए ये एक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है कि अगर जैसे मैं घर की बात करूं, जैसे उसमें था आपने जिस राशि में बोला कि घर खराब होने से तुला शायद, तो पहले बचा लो, उसकी रेमेडीज होती हैं, अपने आप को सेफ कर लो। हर प्लैनेट आएगा ना अपनी एनर्जी लेके लेके आता आएगा। है। अगर कोई राहु तो आ साइन रहा है आपको मिलेगा। तो एक मिलेगा। साइन मिलता है, उससे पहले आप जाके पता कर लो ना कि यार मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों क्यों हो हो रहा रहा है। है? और उसमें आपको पता चल जाता है, सही गाइडेंस मिल जाती है ना कि आपको इस तरफ नहीं जाना। जी, कहते हैं ना बिल्कुल। लाइफ में ना, हर जैसे गीता में बोलते हैं कि आपको ऑप्शंस देते हैं, जी, आपको कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा, ए में जाना है बी में जाना है, वो आपको डिसाइड करता है। वो बिल्कुल। आपकी लाइफ आगे कैसे लीड होगी ना, ये आपके डिसीजंस देखेंगे। ये मतलब वही है ना, छोटी सी मेडिसिन में सॉल्व हो सकता है लेकिन सर्जरी तक पहुंचना पहुंच पहुंच जाए। जाता है, क्योंकि डिले कर दिया उस Delay चीज कर को। इसीलिए गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी। अब तानिया, अगर धनु और मकर राशि पर बात करें राहु को लेकर, तो धनु और मकर, धनु राशि होती है गुरु की राशि, बहुत सात्विक राशि। अब यहाँ पे राहु आ गए तो आप कई लोग ऐसे देखोगे ना जो बड़े ज्ञान का आडंबर करते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, नॉलेज होती नहीं है पर कहेंगे नहीं हमें सब आता है। स्पेशली कई, मैं किसी को बोलूंगी नहीं, पर कुछ ऐसे पंडित होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं, धर्म गुरु ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखा रहे हैं कि नहीं हमें सब पता है, हमें सब आता है, क्योंकि हम पे राहु प्लस गुरु का कॉम्बिनेशन आ गया, पर नेगेटिव कॉम्बिनेशन आ गया। तो ये इस तरह की एनर्जीज रहती है। और यहाँ पे ना राहु का एनर्जी इस लेवल पे रहती है कि लोग इनकी बातों में आ जाते हैं। एक बार तो आएंगे, उसके बाद शायद पछता लेंगे कि हम गलत डायरेक्शन में आ गए, पर एक बार जरूर आएंगे। मकर राशि आ गई कर्म की राशि, तो राहु का एक एनर्जी है ना कि पूरा कर्म में, मतलब प्रोफेशनली वो इतना ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं ना कि इनका माइंड कहीं और नहीं जाता। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रहती है, बहुत ज्यादा इनोवेटिव होते हैं और नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना पसंद करते हैं। राहु यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने कहा जब भी मकर राशि में आता है ना, तो ये आपको ऐसी अप्रोच देता है, हाईली पॉलिटिशियंस में जा सकते हो आप, लीडरशिप में जा सकते हो आप, ऐसी जगह पे जाओगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे को हाई लेवल की जॉब मिले, न्यू चीजों के रिसर्च में, इस तरह की एनर्जीज के साथ काम करते हैं। बट हाँ, कर्म में ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिवेट होता है प्लैनेट जब भी मकर राशि में आता है। मानसी, एक चीज याद आती है इससे जुड़ा इंसिडेंस। मेरे एक रिलेटिव है, एक फ्रेंड, राहु उनका स्ट्रांग बताया, और जिस तरह से मकर राशि का वो जिक्र करिए, मकर राशि से वो थे, और किसी पंडित ने और उज्जैन जाकर और कई सारी पूजा के माध्यम से उन्हें एक गोमेद स्टोन पहनाया चांदी के अंदर, और उसे उन्होंने पहन कर रखा काफी दिन तक, अपने उसमें धारण करके रखते थे। लेकिन उसको इनिशियली जब उन्होंने शुरू किया तब उनको लगा कि चलिए इफेक्ट पड़ रहा है, गुस्सा कम हो रहा है, लेकिन वो कंटिन्यू उस चीज को कर नहीं पाए। और जब गुस्सा आता था तो फनी बात है कि उसी से मारते थे वो। अच्छा उसी हाथ से वो पंच करते थे। Actually, तो ये हाँ। क्या स्टोन्स और इन सब चीजों से, अगर अब रेमेडीज पर हम आगे बात करेंगे लास्ट में, लेकिन ऐसा कोई इंसिडेंस याद आ रहा है जिसमें कोशिश की गई हो और सिर्फ विल पावर की वजह से, क्योंकि इंसान की इंडिविजुअल विल पावर भी मेरे ख्याल में काम करती है, अगर वो चाहेगा नहीं तो होगा भी नहीं, ऐसा कुछ कोई क्या किस्सा याद होता आता है ना, अभी अभी हमने डिस्कशन किया, हमारी एक वर्कशॉप थी जिसमें ये बताया गया जब राहुल स्ट्रांग है तो आप रेमेडीज किस चीज की दे रहे हो। स्टोन्स जो है वो तो उसको ताकतवर बनाने के लिए है, जिसको ऑलरेडी राहु स्ट्रांग है तो उसका तो डबल हो गया ना गुस्सा या चीजें तो ऐसे में क्या होता है ना, साधनाएं करनी पड़ती हैं। यही एक्चुअली में नहीं जा पा रहा लोगों को कि अब पता क्या है क्यों गोमेद दे दिया, क्योंकि राहु का स्टोन ही गोमेद है। अगर आप क्रिस्टल और स्टोन्स पे जाओगे, किसी ने देखी, मैं ये नहीं कह रही कि किसी ने, बट आपको ना सब चीजें कंपाइल करके रेमेडीज भी लेनी चाहिए। अब महादशा अगर आ रही है और आपकी कुंडली में वो बहुत स्ट्रांग है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उनकी मंत्र साधना करो, वो तो आपको रिजल्ट दे रहे हैं। और राहु ऐसा प्लैनेट, आप इतना सा मांगोगे ना वो इतना देते हैं, तो क्या जरूरत है इतना गुस्से को इतना बढ़ा दिया। रेमेडीज तब की जाती है जब आपको कोई नेगेटिव दे रहा हो। अगर राहु आपका नेगेटिव है तो आप रेमेडी करो। अच्छा, क्या ऐसा है क्या वाकई में कि राहु जिसका बहुत ज्यादा भारी है उसको गुस्सा बहुत तेज आएगा? आता है, बिल्कुल आता है। एक्चुअली क्या है ना, सिर्फ यहाँ पे सब कुछ भरा है, यहाँ से कैसे निकालेगा बंदा, या तो चिल्लाएगा या गलत वर्ड्स बोलेगा या कुछ भी नहीं बोलेगा, मतलब एक्सट्रीम है ना, या तो बहुत ज्यादा। तो ये तो है, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में है ना राहु, तो आपको
आपको शांत होने की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है। लोग आते हैं एक्चुअली, अगर आपको पिन पॉइंट करके चले जाएंगे ना, वो आप अपने आप को खराब करोगे, लोगों को नहीं। और ऐसा नहीं है कि राहु पैसा नहीं देता बहुत या देता है। लग्जरी, राहु जितना पैसा देता तो कोई दे भी नहीं सकता। बस उसको इंटीग्रेट करना आना चाहिए, उसको समझना चाहिए कि कैसे आप चीजों को कंपाइल करो, कैसे बैलेंस करो, उसके बाद राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अच्छा तानिया, अंतिम 2 राशियां कुंभ और मीन, ये दोनों राशियां राहु से कैसे जुड़ी हुई? देखो, कुंभ राशि को कहा जाता है वैसे तो शनि की राशि है, बट यहाँ पे राहु बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि कुंभ राशि हो गई आपकी वायु तत्व की राशि और राहु भी वायु तत्व है, तो बहुत ज्यादा वायु बढ़ गई। अगर राहु यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो आप कई लोगों को देखोगे ना, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो ऐसे ही लोग होते हैं। और दूसरा, सोशल सर्किल इनका बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। बट मेन इंपॉर्टेंट है कि इसमें अगर हम बात करें ना, स्पेशली इन लोगों के लिए बोलूंगी, आप लोगों से बात करो, कम्युनिकेट करो। अगर आप अकेले हो गए, आइसोलेटेड हो गए ना, तो आप डिप्रेशन में जाओगे, क्योंकि यहाँ पे राहु बहुत हाई एनर्जी में काम करता है, बहुत कंफर्टेबल होता है राहु, तो अपना पूरा डोमिनेंस यहाँ पे दिखाता ही दिखाता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि फेथ की और बिलीव की राशि है। और आप कई लोगों को देखते हो ना कि लोग घूमने कहाँ जाते हैं, धर्मस्थलों पे, ऐसी जगह पे जाते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं। इनको हमेशा थोड़ा सा ऑब्सेशन होता है धर्म के प्रति, फेथ के प्रति, इनको ऑलमाइटी में बहुत बिलीव होता है और ये ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एक बार के लिए। अगर राहु की दशा अंतर्दशा है ना, ये लोग एकदम से सोचोगे ना, एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल भगवान के मंदिर नहीं जा रहा था, अब भगवान के मंदिर ही जा रहा है, ये इस तरह की होती है एनर्जीज। बहुत ज्यादा बिलीव होता है इनको ऑलमाइटी पे एक बार में, कि यार जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा। तो ये पॉजिटिव ट्रेड भी है, बट मैंने कहा ना, जब कोई भी चीज अति होती है ना, वो नुकसान करती है, तो अति सबकी खराब। और राहु के साथ यही मेन प्रॉब्लम है, ये ऑब्सेशन देता है, और जब ऑब्सेस्ड हो जाते हो किसी चीज के पीछे पागल, तो रियलिटी से दूर चले जाते हो, और यहाँ ये नेगेटिव हो जाता है। इन्हीं का एग्जांपल्स केसेस हैं, जैसे आजकल हरदंग मच जाती है ऐसे जाने, कोई लोग नहीं जाते। मैंने सुना मैम, एक न्यूज आ रही थी, एक बेटे ने बोला मेरी मम्मा आज तक नहीं गई थी, जब अभी पीछे आया था ना, स्टैम्पीड हुई थी, वो बेचारी जाने लगी और खत्म हो गई। तो ये ऐसी दशाएं होती है कि जो नहीं जाता था उसको स्पिरिचुअलिटी में खींच के ले गया। और ये ऑब्सेशन में तरफ इतना जाता है, अगर कोई कह रहा ना यार यहाँ मंदिर जाओगे तो आपका ये काम बन जाएगा, तो ये पीछे पीछे चले जाएंगे। मतलब ये सोचेंगे नहीं कि भीड़ है, चलो भगवान तो आज भी वही है, कल भी वही मिलेगा, आप भीड़ में क्यों जा रहे हो, अब 2 दिन बाद दर्शन कर लेना। बट ऑब्सेशन इस लेवल पे जाता है ना, उसी दिन करना, वो आस्था इतनी सर पे हावी हो जाती है, तो हमें करना है तो आज ही करना है। तो इस तरह की चीजें होती है। राहु के साथ बेस्ट है, आप इसको थोड़ा सा कंट्रोल में करके चलोगे ना, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर नेगेटिव है तो रेमेडीज, और स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मत करो। एग्जैक्टली, बस मानसी से वही पूछना था, क्योंकि अब हम इस पॉडकास्ट के अंतिम हिस्से में पहुंच गए हैं। एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है राहु की, क्या रेमेडीज है जिससे एनर्जीज को कंट्रोल किया जा सकता है मानसी? अब मैं लोशो ग्रिड की या न्यूमरोलॉजी की बात करूं तो 1-4 बहुत होता है, मतलब कि एक राहु है तो बहुत है, आप ऑर्गेनाइज्ड हो, प्रैक्टिकल हो। जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा उतनी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी। वैदिक की भी बात करें तो अगर बहुत अच्छा है प्रभाव, तो क्या जरूरत है आपको उसका अब कुछ भी रेमेडीज करने की। रेमेडीज पता क्या आती है, जब बहुत भी अच्छा होता है तो साधनाएं, मंत्र साधना करो, या इसके लिए मैं आपको बताऊं, शिव जी के नाग देवता होते हैं, उन पे जल चढ़ाओ, ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। इवन आप राहु मंत्र करते हो शाम के टाइम, ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आपका बहुत ज्यादा बुरा हाल है, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब राहु बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट दे रहा है, तो उस केसेस में आप कंसल्ट करके स्टोन्स पहनिए। इट्स नॉट ऑलवेज कि राहु खराब है तो गोमेद पहनना है, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीजें एनालाइज करके ही आपको स्टोन्स भी रेफर किए जाते हैं। उसके बाद टॉयज जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने बताया, तो जिसका बहुत खराब है उसको दान करने चाहिए। मतलब नीडी पीपल को आप टॉयज दे दो, छोटे मोटे टॉयज दे दो। कईयों ने मुझसे पूछा मैम आप इलेक्ट्रॉनिक कह रहे हो तो मैं फोन थोड़ी ना दे दूंगा। तो उसमें क्या होता है, आप अपने सिस्टर्स को दे सकते हो, आप अपनी पेरेंट्स को दे सकते हो, गर्लफ्रेंड्स को दे सकते हो, किसी को भी आप ऐसी चीजें गिफ्ट दे सकते हो। बाकी लकी कलर्स होते हैं, उसमें आप जितना ग्रे पहनो आपको सूट करेगा। ब्लैक और व्हाइट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, दो हम सब पहनते ही हैं बट थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। और ब्लू भी बहुत अच्छा रहता है, इसमें स्काई ब्लू, पिंक, ये सारे कलर्स आपको पहनने चाहिए, तो आपका राहु जो है बिल्कुल न्यूट्रलाइज रहता है। लेकिन अगर एक और है अंकशास्त्र, उसमें बात करी जाए तो उसमें 2-4 का होना बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत हो जाता है सबको एनालाइज करना, तो उसमें 2-4 अच्छे माने जाते हैं। मतलब अगर इवन नंबर्स में हो तो उसमें भी बहुत ज्यादा राहु को इम्पैक्ट दिया गया, इफेक्ट दिया गया, तो हम तब भी न्यूट्रलाइज करेंगे, हम उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। जो चीज ऑलरेडी एक्टिवेट, अगर आप उसको एक्टिवेट करोगे तो आप गलत रास्ते पे जाओ।
उसके अलावा जैसे अगर आपकी जो छत होती है ना वो राहु है, उसको ब्लू कलर से पेंट मत करो, ब्लू टाइल्स मत लगाओ। आपका घर का जो मेन गेट है उसको हमेशा साफ सुथरा रखो। हम लोग कई बार देखते हैं ना, घर का मेन गेट के सामने ही हमने ऐसा शू रैक लगा दी और बहुत फैली हुई है, नहीं, साइड में लगा दो, क्योंकि आपका मेन गेट राहु है। आपके घर का जो बाथरूम है वो राहु है, उसको आप गीला मत रखो, उसको क्लीन रखो। आपका घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन है वो राहु की डायरेक्शन है, उसको साफ रखो। अगर आप ये सब चीजें भी कर लोगे ना, क्योंकि देखो हर चीज को रिलेटेड है, आपका बॉडी, आपके रिलेशंस, आपके घर का जो एरिया है, तो अगर आप कुछ भी नहीं करो ना, तो ये सारी चीजें भी मेंटेन करोगे तो राहु की एनर्जीज आपको नेगेटिव नहीं देगी। पॉजिटिव है या नहीं है डजंट मैटर, पर नेगेटिव तो नहीं देगी। क्योंकि देखो एक चीज होती है कि आप कितनी भी रेमेडी करो, अगर आपका कुंडली में कोई ग्रह मारक है ना, तो वो कभी भी योग कारक तो नहीं बनेगा। हाँ, बट अगर आप इस तरह की चीजें करते हो, अपने घर की एनर्जीज को बैलेंस करते हो ना, तो एटलीस्ट उसका नेगेटिव इफेक्ट तो आपको 100% नहीं मिलेंगे। दूसरा, इनमें रिलेशन की बात करें तो राहु आपका इन-लॉज को दिखाता है। चलो आपकी बने नहीं बने सब सेकेंडरी मैटर है, पर एटलीस्ट आर्ग्यूमेंट से मत जाओ, झगड़ा मत करो, मिसबिहेव मत करो, क्योंकि सब चीजें एस्ट्रोलॉजी या हम लोग न्यूमरोलॉजी में सब चीजें देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज को अगर आप इन चीजों के साथ बैलेंस कर लोगे तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है, आपने मेरे ख्याल में हर एक सवाल का जवाब दे दिया है तान्या और मानसी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों यहाँ पर आए और बड़ा इंटरेस्टिंग एक डिस्कशन आज फिर से हुआ, हर बार की तरह। उम्मीद करते हैं कि अगली बार जिस नए ग्रह के साथ हम पहुंचेंगे वेदांकन की सीरीज में, एक बार फिर से मुलाकात होगी और फिर से बहुत सारा हेल्दी डिस्कशन होगा। अब तक उन सवालों के जवाब पहुंचेंगे जिनको जानने के लिए आपकी जिज्ञासा भी है, लेकिन एक प्लेटफॉर्म नहीं था फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट की ओर से, वो प्लेटफॉर्म भी अब आपके पास। थैंक यू सो मच तान्या और मानसी। अगर आप भी प्रसिद्ध अंकशास्त्री, टैरो रीडर, हीलर, लाइफ कोच और वास्तुविद मानसी जी से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पूछिए अपनी समस्या से जुड़े सवाल और साथ में जानिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले विशेष उपाय। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 7300064355 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें।